हेलो वेलकम मैं सुमराजी क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि है कार्डियोवैस्कुलर या फिर हम इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 50% कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कवर हो जाता है। जिस तरह के MCQ पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ही खास पॉइंट्स लेकर आए हुए हैं हम। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हार्ट रिलेटेड जो भी हमारे MCQs हैं हम इस पर जोर डालते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में या फिर वो CHO भी हो सकता है, RRB भी हो सकता है और एम्स नॉसेट जैसे एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम है उनमें ये इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं, इस तरह की जो गहराई से पूछा जाता है। तो पहले तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हम कुछ बेसिक चीज़ें भी हम माइंड से स्किप हो जाती हैं लेकिन बेसिक चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आती ही है। चलिए बात करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाता है ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर का ही नाम है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरह से क्या कर रहा है, ये ब्लड को, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलता है, हार्ट डे इज सेलिब्रेट। तो जो हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को किया जाता है ऑल वर्ल्ड में। तो हार्ट डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 29 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो हम भूल जाते हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 29 सितंबर जो कि हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए जो मेन बात आती है, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन वर्ल्ड। तो जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो वर्ल्ड में कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट करना एक सक्सेसफुल हुआ था, वो फर्स्ट टाइम हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन दी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड में 3 दिसंबर 1967 को फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, वो भी डॉक्टर क्रिस बैर्नल्ड के द्वारा यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। अब बात करते हैं किस हॉस्पिटल में हुआ था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो ग्रॉट शोर हॉस्पिटल जो कि केप टाउन में है, और केप टाउन हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और वो भी 3 दिसंबर 1967 को और डॉक्टर क्राइस बर्नर्ड के द्वारा। ये तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है हमारे वर्ल्ड में। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? तो ये भी हमारा 1968 में हुआ था डॉक्टर PK सेन के द्वारा। और यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है जो कि हमें मुंबई में देखने को मिलता है, KEM या फिर किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, वो भी हमारे इंडिया में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 के बाद, साउथ अफ्रीका के बाद जब हमारा सेकंड हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो 1968 में हुआ था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया का है लेकिन अगर ऑल ओवर बात करें तो सेकंड हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? फर्स्ट 3 दिसंबर 1967, और इंडिया की बात करें तो 1968 में हुआ था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप अ स्टार्ट 3 वीक इन जेस्टेशन या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। हार्ट क्या है? हार्ट एक फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है, एक इकलौता एक ऑर्गन है, हार्ट ही हमारा है जो कि फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी में से सबसे पहले वर्क करना शुरू करता है। और वो वर्क करना शुरू कब कर देता है? स्टार्टिंग 3rd वीक में, जेस्टेशन जो पीरियड होता है जब बेबी फीटस में ही होता है, 3 वीक का होता है, राइट। तो 3 वीक में ही क्या करने लगता है, हार्ट जो है वो फंक्शन करने लगता है, इसलिए हमने उसे फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन बोला है। तो हार्ट इज़ अ फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन हमारे बॉडी का, और ये या कब स्टार्ट हो जाता है? 3rd वीक में ही स्टार्ट हो जाता है या फिर 21 डेज में स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेस्टेशन एज में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स लेंथ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स की जो लेंथ है वो 60,000 माइल्स होती है या फिर 1 लाख किलोमीटर होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 60,000 माइल्स और 1 लाख किलोमीटर हमारे ब्लड वेसल्स की, हमारे पूरे बॉडी में जो होती है ब्लड वेसल्स की जो लेंथ है 1 लाख किलोमीटर होती है। अब देखिए लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी, जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी इन इज आउटा। तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी मतलब लंबी, लॉन्गेस्ट भी और लार्जेस्ट भी आर्टरी कौन सी है, तो वो है आउटा। और अगर इसी के अपोजिट बात करें तो स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन है, आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स क्या है, आर्टरियोल्स इज ब्रांच ऑफ आर्टरी। आर्टरी की ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स बोलते हैं। अभी तक आपको लगता होगा कि कैपिलरीज होती हैं, आर्टरी की ब्रांचेस को हम कैपिलरी बोलते हैं, नहीं, कैपिलरीज अलग चीज है। आर्टरियोल्स क्या है, आर्टरी की ब्रांच है, आर्टरियोल्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्टरी। और स्मॉलेस्ट आर्टरी भी कौन है, आर्टरियोल्स है। और आर्टरियोल्स क्या है, ब्रांच ऑफ आर्टरी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स। अब स्टार्ट करते हैं, ये तो हो जाती है हमारी आउटा आर्टरियोल्स की बात की। जो जो आर्टरियोल्स होती है वो ब्रांच ऑफ आर्टरी होती है। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की मतलब सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है, कैपिलरीज। कैपिलरीज ना ही वेन है ना ही आर्टरी है, कैपिलरीज क्या है, ब्लड वेसल्स। तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इज कैपिलरीज। तो सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी है, कैपिलरीज है। अब देखिए कैपिलरीज पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैपिलरीज के भी 3 टाइप्स होते हैं। कैपिलरीज पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, घुमा दिया जाता है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी है, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, आर्टियोस, कैपिलरीज, वेन्यूज, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर ब्लड वेसल्स की बात होती है तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज ही होगी। नेक्स्ट है कैपिलरीज डायमीटर, ये भी पूछा जाता है। कैपिलरीज डायमीटर 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। तो ये नोट्स आप नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक तरह से सारा कार्डियोवैस्कुलर का निचोड़ ही है, तो ये शॉर्ट में हमें देखने को मिल रहा है। लार्जेस्ट कैपिलरी की बात करते हैं, लार्जेस्ट कैपिलरी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो लार्जेस्ट कैपिलरी आर फाउंड इन लिवर। लार्जेस्ट कैपिलरी हमें लिवर में देखने को मिलती है। और मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड मतलब सबसे ज़्यादा ब्लड हमें कहाँ रिजर्वायर देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है कैपिलरीज में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड कहाँ पर होता है, तो वो भी कैपिलरीज में होता है। और सबसे लार्जेस्ट कैपिलरी हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है लिवर में। ये भी कैपिलरीज के देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखना है कि लार्जेस्ट कैपिलरी इन फाउंड इन लिवर एंड मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में ही मैक्सिमम रिजर्वायर ब्लड का होता है और लार्जेस्ट कैपिलरीज जो हमें देखने को मिलती है वो लिवर में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है हार्ट की जो पोजीशन होती है, हार्ट लोकेटेड इन विथ पोजीशन। तो हार्ट लोकेटेड इन ऑब्लिक पोजीशन। तो ये जो इसकी जो पोजीशन होती है, नॉर्मल हार्ट देखते हैं, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक पोजीशन बोलते हैं। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो हार्ट जो सिचुएटेड होता है वो कैसे सिचुएटेड होता है, ऑब्लिक पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि हार्ट की जो पोजीशन होती है वो किस पोजीशन में सिचुएटेड होता है, तो वो सिचुएटेड होता है ऑब्लिक पोजीशन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ऐसे नोड और एवी नोड की। तो ऐसे नोड की बात करते हैं। ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे नोड को हम हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ऐसे नोड को सिर्फ हम नेचुरल पेसमेकर ही नहीं, हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं और पल्स रेगुलेटरी सेंटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो हार्ट ऑफ हार्ट कौन होता है, ऐसे नोड होता है। पल्स रेगुलेटरी सेंटर कौन होता है, ऐसे नोड ही होता है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म साइनोएट्रियल नोड। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ऐसे नोड से रिलेटेड 4 MCQ तैयार होते हैं। और यहाँ पर अब हार्ट की बात आ रही है तो हम एक और हार्ट यहाँ पर बीच में लाते हैं, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम का हार्ट कौन है, हाइपोथैलेमस। तो अगर बात करें कि हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज हाइपोथैलेमस, या फिर हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। एवी नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉफ टावरा।
एवी नोड को हम एस्कॉफ टाबरा के नाम से भी जानते हैं। तो एवी नोड का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉफ टाबरा। और ऐसे नोड का दूसरा नाम है नेचुरल पेसमेकर। इसके अलावा हार्ट ऑफ हार्ट, पल्स रेगुलेटरी सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे नोड का तो जनरली हमें पता है कि नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, बट एवी नोड का बहुत कम सुना होगा हमने। सेकंड नाम कौन सा है? तो एस्कॉफ टाबरा इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हार्ट से रिलेटेड हमें कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। ये जो हमें देखने को मिल रहा है डेक्स्ट्रोकार्डियो और एक्टोपिया कॉर्डिस, ये एक्टोपिया कॉर्डिस है, कॉर्डिस यहाँ पहुंच गया है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक्टोपिक कॉर्डिस, ये दो जो हमें देखने को मिल रही हैं प्रॉब्लम्स, ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं जो बच्चों में देखने को मिलती है, बर्थ से ही देखने को मिलती है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया आता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया हम किस कंडीशन को बोलते हैं? हार्ट लोकेशन इन राइट साइड ऑफ द चेस्ट, या फिर राइट साइड ऑफ द चेस्ट। हाँ, ठीक है। अगर देखिए, नॉर्मल हार्ट कहाँ पर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। बट अगर हार्ट का जो लोकेशन है वो राइट साइड हो जाता है तो इट्स अ एबनॉर्मलिटी। तो इस एबनॉर्मलिटी को हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये क्या है? एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। अगर हार्ट किस साइड हो जाता है? राइट साइड हमें सिचुएटेड देखने को मिलता है। एपेक्स भी देखिए पूरी तरह से टोटली यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब एक्टोपिया कार्डिस कौन सी कंडीशन है? डेक्स्ट्रोकार्डिया तो हमने समझ लिया कि राइट साइड में होगा हार्ट, तो हम इसे डेक्स्ट्रोकार्डियो बोलेंगे। लेकिन एक्टोपिया कार्डिस हम किस कंडीशन में बोलेंगे? एक्टोपिया कार्डिस में क्या होता है कि जो हार्ट होता है, देखिए हार्ट नॉर्मल हमें अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्टोपिया कार्डिस में क्या देखने को मिलेगा कि जो हार्ट है वो बाहर देखने को मिलेगा हमें। तो हमें रिस्ट से भी बाहर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, क्या हमें जो रिब्स हैं उससे उनसे ही बाहर हमें देखने को मिलेगा। इसे हमने बोला है एक्टोपिया कॉर्डिस। किसी किसी कंडीशन में स्किन से भी बाहर देखने को हमें मिल जाता है, और कभी कभी स्किन से कवर भी होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। ये दो एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज से, जैसे कि हमने देखा था, कैपिलरीज से कई तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कैपिलरीज की सबसे पहले हम एक देख लेते हैं। कैपिलरीज वॉल इज मेड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। जो कैपिलरीज की बॉल होती है वो ट्यूनिका इंटीमा से बनी होती है, और विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। जो कि किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिलरीज जो होती है, वो जो वॉल होती है वो किससे मिलके बनी है? ट्यूनिका इंटीमा से मिलके बनी है, जो कि एक लेयर में आती है, और जो 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 कि किससे कंपोज्ड है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं हम। 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के 3 टाइप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत कम पढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज होती है। फर्स्ट कंटिन्यूअस, सेकंड है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और साइनोसाइडल कैपिलरीज। फर्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या होता है, और फेनेस्ट्रेटेड और साइनोसाइडल कैपिलरीज क्या होती है। देखिए, हम पिक्चर में देख रहे हैं कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनोसाइडल कैपिलरीज। इन पिक्चर में हमें तीनों में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, और ये डिफरेंस ये हमें बता रहे हैं कि ये क्या है। फर्स्टली हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज पर। कंटिन्यूअस कैपिलरीज की जो खासियत है वो है विदाउट एनी गैप इन देयर वॉल। वॉल में किसी भी तरह का हमें गैप नहीं देखने को मिलता है, जो कंटिन्यूअस में देखने को मिलती है, इसलिए हमने इसे बोला है कंटिन्यूअस कैपिलरीज। और कंटिन्यूअस जो कैपिलरीज होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? स्केलेटल मसल्स में, लंग्स में, स्किन में, गोनाइड्स में, एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज जो होती है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी कैपिलरीज होती हैं? तो वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंटिन्यूअस कैपिलरीज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि कैसी होती हैं? हमें यहाँ कंटिन्यूअस में देखने को मिलती है, कोई भी तरह का गैप नहीं होता है वॉल में। और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल नहीं होती हैं, है ना। इनमें मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये अक्रॉस नहीं कर पाते हैं, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये परमेबल नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ अलाउ करते हैं ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड आयंस।
तो कंटिन्यूस कैपिलरीज में देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस में वॉल जो है कोई गैप नहीं है, तो ये जो हमें देखने को मिलती है इन वॉल के हेल्प से सिर्फ वाटर और आयंस ही एक्सचेंज हो पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इनकी लेयर वॉल से क्रॉस हो पाते हैं वाटर और आयंस, इनके अलावा कुछ भी नहीं हो पाता। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि इसमें वाटर और आयंस ही क्या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस हो पाते हैं, एक्सचेंज हो पाते हैं, बट अदर मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल ब्लड सेल्स होते हैं, वो अक्रॉस नहीं हो पाते हैं। कंटिन्यूस कैपिलरीज की सबसे पहले तो ये याद रखना कि कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, स्केलेटल मसल्स, लंग्स, स्किन, गोनेड्स एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कंटिन्यूस कैपिलरीज के बारे में हमने देख लिया जो कि पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जैसा कि इसका नाम है, दीज आर द कैपिलरीज विद द पोर्स। जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं वो पोर्स के साथ देखने को मिलती हैं। देखिए सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही स्मॉल पोर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। और ये जो हमें फेनेस्ट्रेटेड जो कैपिलरीज हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पाई जाती हैं। किडनी में पाई जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पाई जाती है, पैनक्रियाज में पाई जाती है, इंटेस्टाइन। और इनका काम क्या होता है, वेयर अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स इज नीडेड। इनका काम होता है वाटर को एक्सचेंज करने में। तभी तो हमने यहाँ देखा कि किडनी में भी पाया जा रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन में भी देखने को मिल रहा है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जिनका काम होता है वेयर अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अब अदर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन एक्सचेंज हो सकते हैं, लाइक दे ऑल्सो हेल्प एक्सचेंज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर प्रोटीन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में हमने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करने में, स्मॉलर प्रोटीन को एक्सचेंज करने में एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को भी एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। इट्स कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ देखने को मिल रही है, हमें किडनी में देखने को मिल रही है। मेन तो इसका हमें देखने को मिलता है किडनी इंटेस्टाइन में फाउंड हो रही है ये। तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज याद रखना कि इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं। बट अब हम नेक्स्ट आते हैं साइनोसाइडल कैपिलरीज। अब साइनोसाइडल लास्ट वाली देख रहे हैं, साइनोसाइडल कैपिलरीज हमें देखने को मिल रही है। These capillaries have a discontinuous, irregular shaped endothelial lining with large open pores। यहाँ देखिए इनका जो शेप है डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है और एंडोथीलियल लाइनिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लार्ज ओपन पोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर साइनोसाइडल कैपिलरीज में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ के जो पोर्स है वो कैसे हैं, काफ़ी बड़े हैं कंपैरिजन टू फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के। और जो कि हमें देखने को मिलते हैं स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो, ब्रेन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो साइनोसाइडल कैपिलरीज जो हमें देखने को मिल रही है वो कहाँ देखने को मिल रही है, स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो, ब्रेन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और अब बात करते हैं, अब जैसे कि देखा कि इसमें पोर्स बड़े होते हैं तो दे अलाउ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वेरियस स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स एंड सीरम प्रोटीन। यहाँ से जो साइनोसाइडल कैपिलरीज हैं इसमें से बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं, उसमें वाटर, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड हैं, साथ में लार्ज मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स और सीरम प्रोटीन भी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ का क्योंकि पोर्स हमें देखने को मिल रहा है कि लार्ज पोर्स देखने को मिल रहा है, ओपन पोर्स लार्ज हैं, इसे हमने बोला है साइनोसाइडल कैपिलरीज। याद रखिएगा कंटिन्यूस कैपिलरीज में कोई गैप नहीं है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में हमें यहाँ पर पोर्स देखने को मिल रहे हैं बट स्मॉल, इसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बस अक्रॉस हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। और हम साइनोसाइडल कैपिलरीज की बात करते हैं, यहाँ पर हमें बड़े मॉलिक्यूल पोर्स देखने को मिल रहे हैं, लार्ज पोर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज हो सकते हैं। ये हमने देख लिया कि 3 कैपिलरीज के टाइप्स थे, कंटिन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड एंड साइनोसाइडल कैपिलरीज। मेन इंपॉर्टेंट इनका ये है कि इनमें जो पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कहाँ हमें देखने को मिलती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, ब्रेन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन साइनोसाइडल कैपिलरीज में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं वेन्यूल्स की। अब वैन पर आते हैं, वैन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेन्यूल्स इन ब्रांच ऑफ वेन। वेन्यूल्स जो होता है, वेन अलग चीज़ है, तो वेन्यूल्स का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ वेन। आर्टरियोल्स में देखा था हमने ब्रांचेस ऑफ आर्टरी,
वेन्यूल्स को हमने बोला है ब्रांचेस ऑफ वेन। तो ब्रांचेस ऑफ वेन को हम क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लार्जेस्ट वेन की बात करते हैं। लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, नॉट अ लॉन्गेस्ट, सिर्फ लार्जेस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि वेन में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों अलग अलग हैं। लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इंफीरियर वेना कावा है, उसके बाद सुपीरियर वेना कावा है। अगर इन दोनों में से कोई एक आता है तो दोनों आंसर सही होंगे, बट अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो राइट आंसर हमारा होगा इंफीरियर वेना कावा। तो लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट इंफीरियर वेना कावा एंड सेकंड सुपीरियर वेना कावा। लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी लॉन्गेस्ट वेन, अभी हमने देखा कि लार्जेस्ट वेन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट वेन की। लॉन्गेस्ट वेन में हमें देखने को मिल रहा है, लॉन्गेस्ट वेन अलग है, स्फेनियस वेन, जो कि हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलती है। तो लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी स्फेनियस वेन, जो हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिल रही है, आप पिक्चर देख सकते हैं। तो इसे हम ग्रेट स्फेनियस वेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी लॉन्गेस्ट वेन के अंदर आती है, नॉट अ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और लॉन्गेस्ट की बात करें तो स्फेनियस वेन आती है। ये हमारा वेन से रिलेटेड हो जाते हैं। अब देखिए, एक मैट आर्टियोल्स करके ऑब्जेक्टिव आया था कि मैट आर्टियोल्स से रिलेटेड कुछ पूछा था। तो अब मैट आर्टियोल्स क्या होता है, सर्च करने के बाद पता चला कि जो आर्टियोल्स और कैपलरीज को जो जंक्शन जो जोड़ता है ना, जब जो रास्ता है, मतलब जो एक दूसरे को जोड़ रहा है, आर्टरियोल्स जो कि आर्टरी की ब्रांचेस है, कैपलरीज जो कि ब्लड वेसल्स है। आर्टरियोल्स और कैपलरीज जब एक दूसरे से जुड़ रही हैं, मतलब उस जंक्शन को हमने क्या बोला है? मैट आर्टरियोल्स बोला है। याद रखना, ये है मैट आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स एंड कैपलरीज के जंक्शन को हमने बोला है मैट आर्टरियोल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में आप जानते होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्टली तो हम ये देख लेते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लेजर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम ग्रेटर सर्कुलेशन बोलते हैं। याद रखना, ग्रेटर और लेजर हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन फर्स्टली तो हम ये देखेंगे कहाँ से कहाँ होता है। राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। देखिए, हम देखते हैं राइट एट्रियम से होते हुए हमें राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में जाता है, और वापस से फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है वो कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये कौन सी है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है, क्योंकि ये लंग्स के अंदर हो रहा है ये सर्कुलेशन, और ये लेज़र है। लेज़र समझ सकते हैं कि बहुत ही लेज़र तरीके से हो रहा है इसका सर्कुलेशन, इसलिए हमने बोला है इसे लेज़र सर्कुलेशन या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन ही बोलते हैं। तो याद रखना, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम तक का जो सफ़र है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन बहुत ही ग्रेटर सर्कुलेशन है, बहुत ही बड़ा सर्कुलेशन है, कब काफ़ी घूम घाम के आता है, इसलिए हमने इसको सिस्टमिक या फिर ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। ग्रेटर से हम जान सकते हैं ये कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा से होता हुआ पूरे बॉडी में घूम घाम के प्योर ब्लड से इम्प्योर ब्लड तक का सफ़र वापस से राइट एट्रियम में आता है। तो इस सफ़र को हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्रेटर सर्कुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? लेज़र सर्कुलेशन ने तो यहाँ से गया और डायरेक्ट लंग्स से ही वापस आ गया, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा घूम घाम के पूरा सफ़र तय करके राइट एट्रियम में वापस आ रहा है। इट्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो कंप्लीट सर्कुलेशन की बात करें तो कंप्लीट में दोनों ही हो जाते हैं, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर डिवाइडेशन की बात करें तो ओनली पल्मोनरी जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे पल्मोनरी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में होता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट्स की लेयर पर हम आते हैं। तो हार्ट्स के लेयर से रिलेटेड भी कई तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि हार्ट की जो लेयर होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में हमने क्या क्या देखा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो देखिए पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं।
तो पेरिकार्डियम द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ द विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। देखिए जो हमारी एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम होती है वो कौन सी लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है एपिकार्डियम, जो कि क्या होती है विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। यहाँ पर हमें विसरल लेयर भी हम इससे बोल सकते हैं एपिकार्डियम को या फिर पेरिकार्डियम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जैसे कि इसका नाम है मिडिल लेयर, द मस्कुलर मिडिल लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसका काम क्या होता है मायोकार्डियम का, ये काम क्या कर रहा है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है मायोकार्डियम। जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है मायोकार्डियम। और जो सबसे थिक मतलब सबसे मोटी लेयर होती है कौन सी, मायोकार्डियम की। और अगर सबसे पतली लेयर की बात करें तो सबसे थिन लेयर जो हमें देखने को मिलती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम द थिन इनर लेयर ऑन द हार्ट चैम्बर एंड द सरफेस ऑफ द वॉल्व। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर देखने को मिलती है। हार्ट के अंदर जैसे कि जो हमारे चैम्बर्स बने होते हैं, चैम्बर्स वॉल्व्स जो मिलके बने हैं वो किससे हैं, एंडोकार्डियम से ही मिलके बने हैं। एंडोकार्डियम जो हमें लेयर देखने को मिल रही है वो सब चैम्बर्स हैं, ठीक है ना। हार्ट चैम्बर्स में देखने, इनर लाइनिंग ऑफ जो हार्ट चैम्बर्स की देखने को मिलती है वो एंडोकार्डियम की ही है, और जो कि बहुत ही थिन होती है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होती है। और सबसे जो हमारी ऊपरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है विसरल लेयर, जो कि क्या कर रही है, विसरल लेयर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, विसरल लेयर में यहाँ पर पेरिकार्डियम कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। तो ये पेरिकार्डियम कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो घर्षण से रोकती है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम का बचाने का काम है ना, कि हार्ट अदर ऑर्गन से टकराए ना और उसमें घर्षण ना हो। तो इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है उसे हम पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं, और जिसका इसका काम है प्रोटेक्शन करना। मायोकार्डियम का काम है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एंडोकार्डियम जो कि हमने देखा कि हार्ट चैम्बर और इसके साथ साथ सरफेस ऑफ द वॉल्व में हमें देखने को मिलता है एंडोकार्डियम। ये हमारे हो जाती है लेयर्स की बात। अब नेक्स्ट हम वॉल्व की बात करते हैं। तो वॉल्व में जैसे देखिए हम जानते हैं कितने वॉल्व्स होते हैं, 4 हमें देखने को मिलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। तो यहाँ हम देखते हैं पल्मोनरी के वॉल्व के अलावा हमें यहाँ पर आउटिक वॉल्व भी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमें लोकेटेड देखने को मिलता है, यहाँ देखिएगा पिक्चर में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वॉल्व हमें कहाँ देखने को मिलती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसे हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। और मोस्ट कॉमन फॉल्टी वॉल्व, कॉमन फॉल्टी वॉल्व है ना। फॉल्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से खराब होने वाली जो वॉल्व होती है वो कौन सी वॉल्व होती है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व होती है ना, जल्दी से खराब होने का डर रहता है इसका। और स्मॉलेस्ट वॉल्व की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व। और लार्जेस्ट वॉल्व की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, कौन सी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए फॉल्टी वॉल्व में देखा है हमने, देखिए कुछ मिट्रल वॉल्व जो है बहुत ही छोटी और बहुत ही नाजुक सी समझ में आ रही है, इसलिए हमने इसे फॉल्टी वॉल्व भी बोला है। कभी भी ये धोखा दे सकती है और नाजुक भी होती है ये, तो इसे मिट्रल वॉल्व या फिर जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये फॉल्टी वॉल्व के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी वॉल्व को हम बहुत ही स्मॉलेस्ट वॉल्व होती है, अगर स्मॉलेस्ट वॉल्व पूछा जाए तो पल्मोनरी वॉल्व है, और लार्जेस्ट वॉल्व पूछे तो कौन सी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और चौथी जो वॉल्व होती है वो ऑटिक वॉल्व होती है। तो 4 वॉल्व इस तरह से हमारे हार्ट में होते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर वॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसे याद रखना। देखिए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड तो आपको याद होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड होता है, और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बट अगर लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट वॉल्व कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। स्मॉलेस्ट वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व, और फॉल्टी वॉल्व वो है मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ये हमारे कुछ कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, जैसे कि हमें पल्मोनरी सिस्टम के अदर नाम क्या हैं, तो अगर इनके अदर नाम के साथ अगर पूछ लिया जाए
तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जैसे कि नई चीज़ आज देखने को मिली कि आर्टरियोस और कैपिलरीज के जंक्शन को मैट आर्टरियोस बोलते हैं। ये भी बहुत ही नई चीज़ थी एक तरह से बोला जाए। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेन की बात की आज हमने, जो कि थोड़ा सा अलग था। लार्जेस्ट वेन और लॉन्गेस्ट वेन दोनों ही अलग हैं। तो ये हो जाती है आज की क्लास में। हमने देखा कि सर्कुलर जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है, उससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमने जोर डाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।